हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे इन द नेम ऑफ अल्लाह। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल आइडियाज़। ये मैंने जो इसमें मतलब मैं समझाऊंगी बिल्कुल फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। वो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सेंट्रल आइडिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल आने वाले हैं। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो। अगर आपको इनकी हिंदी यानी एक्सप्लेनेशन जो है वो सही से पता होगी तो आपको फिर क्या होगा, लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आपको जब उसका मतलब पूरी जो डिटेल है वो आपके दिमाग में होगी तो आप इंग्लिश भी आपको याद आ जाएगी। तो इसलिए आपको इनकी अच्छे से मतलब एक्सप्लेनेशन डिटेल फुल देखनी है। डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं बर्फ़ को, ऑफ की और डस्ट धूल, बर्फ़ की धूल, ठीक है। द पोयम, ये पोयम डस्ट ऑफ स्नो, ये नहीं पोयम का नाम है, डस्ट ऑफ स्नो। ये पोयम जो है इस कंपोज्ड रचित है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। ये पोयम आपको ऐसे लिखना है, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। ये डस्ट ऑफ स्नो और ये जो इसका रचित जो मतलब इसका कवि का जो नाम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आप उसमें लिख सकते हो ब्लैक पेन से और पूरा बाकी जो है ये ब्लू पेन से, ठीक है। बाकी किससे लिखना है, ब्लू से। और बिल्कुल अच्छे से हेडिंग डाल करके बढ़िया तरह से तब इसको लिखना है, ठीक है। जैसे सेंट्रल आइडिया है, फिर बड़ी सी हेडिंग इसकी डालना है, फिर इसको भी ब्लू पेन से, इसे ब्लैक से, मतलब बढ़िया से करके लिखोगे तो जो एग्जामिनर होता है उसे भी मतलब चेक करने में अच्छा लगता है कि वाकई इस बंदे ने अच्छा लिखा है। राइटिंग आपकी साफ़ होनी चाहिए। अगर राइटिंग साफ़ होगी, लिखने का तरीका अच्छा होगा तो नंबर ना भी, अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत गलत भी लिखा है तो उसे अच्छा वो देखेगा, भाई काफ़ी तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो अच्छा ही लिखा होगा इसने, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, उसका मूड बदल जाएगा। तो आपको लिखना साफ राइटिंग में है एकदम अच्छे से और बढ़िया से एकदम करके उसे आगे है जी। उसके बाद लिखना है आपको इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोइट का वाज सैड मूड क्या था, सैड था या गमगीन था। इस पोयम में जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि पोइट का जो मूड था वो सैड था। आपको ऐसे लिखना है इन दिस पोयम, थोड़ा सा यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। द पोइट वाज सैड मूड, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। इट हैड बीन स्नोविंग, क्या हो रही थी, इट हैड बीन स्नोविंग, बर्फ पड़ रही थी। इट हैड बीन स्नोविंग, बर्फ पड़ रही थी। सून, जल्द ही, एक क्रो यानी तभी, बिल्कुल फौरन, एक करो, एक कौवा केम आया। फिर आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ऐसे लिखना है इट हैड बीन स्नोविंग, सून ए क्रो केम। इट स्टूक, उसने डाल दिया, द डस्ट, धूल को, ऑफ स्नो, बर्फ की, उसने बर्फ की धूल को डाल दिया। ऑन पोइट के ऊपर, कवि के ऊपर, उसने उस धूल को मतलब जो उसकी बर्फ की धूल थी उसको कवि के ऊपर डाल दिया। लेकिन इस बात को देखने के बाद, इस बात के बाद दिस चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड चेंज हो गया या उसका मूड बदल गया, ठीक है। जैसे उसने उसके ऊपर बर्फ की धूल डाली तो उसका मूड बदल गया। इट रिप्रेजेंट ए मोमेंट, ठीक है। ये पल रिप्रेजेंटेंट यानी दर्शाती है, ये पल जो है दर्शाता है इस चीज़ को। डेट सेम सिंपल, कि ये मतलब कुछ साधारण सा है, ये जो मतलब बतलाई गई है बात साधारण सी है, बट लेकिन हैज़ लार्ज ए साइनिफिकेंस, लेकिन ये बड़ा महत्व है। यानी इस बात में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये पल था, बहुत ही ज़्यादा महत्व मतलब पल था ये, इसने मतलब उसने कवि के मूड को बदल दिया। तो ये आपको सोचने में मतलब एक बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा मतलब लग रहा होगा ये मोमेंट जो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत मतलब बड़ा महत्व मोमेंट था। इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, वी हम फेस सामना करते हैं, बोथ सोरो गमी
एंड हैप्पीनेस और खुशी, यानी हम अपनी ज़िंदगी में गमी और मतलब खुशी दोनों का ही सामना करते हैं। लेकिन एवरीवन, हर एक को शुड बी होपफुल, मतलब उम्मीद करनी चाहिए फॉर बेटरमेंट, अच्छे किसकी, अच्छे पल की, नहीं अच्छे अपने लिए अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। हमें इस कहानी से यही सबक मिलता है कि देखो हमारी ज़िंदगी में कभी गम होता है, कभी खुशी भी आती है। जैसा कि कभी का मूड ऑफ था, फिर दूसरे पल में खुशी भी आ गई, तो इस तरह से उसका मूड बदल गया। तो हमें ये सिखाती है ये कहानी, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में गम और मतलब खुशी दोनों ही आती हैं, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा किसकी, अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। नंबर 2 पर है जी फायर एंड आइस। फायर आग, एंड आइस और बर्फ, आग और बर्फ, ठीक है। ये है, ये भी मतलब एक सेंट्रल आइडिया है इसका, फायर एंड आइस। द पोयम, ये पोयम फायर एंड आइस इस कंपोज, रचित है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये क्या है, ये कहानी, ये कविता रचित है। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इन्हें, ये पूरा नाम है इनका, इन्हें ब्लैक पेन से लिखेगा। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोइट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रेडिक्ट्स क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, अबाउट बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड किसके, संसार के या मतलब दुनिया के या वर्ल्ड के ख़त्म हो जाने के, एंड कहते हैं ख़त्म, वर्ल्ड के ख़त्म हो जाने के बारे में। ये पोइट क्या करता है, भविष्यवाणी करता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के ख़त्म हो जाने के बारे में। सम पीपल, कुछ लोग, से कहते हैं, दैट द वर्ल्ड, के वर्ल्ड विल एंड, ख़त्म होगा, इन आइस, किसमें, किसकी वजह से, बर्फ की वजह से, अकॉर्डिंग टू द पोइट। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मतलब इसकी वजह से ख़त्म होगा ये आइस की, और कुछ लोग कहते हैं कि आग की वजह से होगा, मतलब ख़त्म होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू पोइट, द पोइट, लेकिन किसके, पोइट के अनुसार, अकॉर्डिंग या पोइट के अनुसार, फायर आग, स्टैंड फॉर डिज़ायर, किसका, इच्छा का अर्थ है, ठीक है। इनके जो पोइट है, इसमें ना मैं लिखना भूल गई कि कुछ लोग तो कहते हैं कि किसका, इसका जो वर्ल्ड का जो मतलब ख़त्म होगा, जो वर्ल्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, आइस की, और कुछ कहते हैं फायर की वजह से। लेकिन किसकी वजह, लेकिन किसके, पोइट के जो कवि हैं उनके अनुसार जो है, फायर आग, स्टैंड फॉर डिज़ायर, इच्छा का अर्थ है, एंड आइस, और क्या, बर्फ, स्टैंड फॉर हेट, नफरत का अर्थ है। ये जो है आग तो किसका अर्थ है, आग इच्छा का अर्थ है, और बर्फ जो है वो नफरत का अर्थ है, मतलब दोनों चीज़ें हैं। आग में तो इच्छा है, चाहत है, और इसमें आइस में ये जो बर्फ है इसके अंदर जो है नफरत है। टू फुलफिल हिज डिज़ायर, द मैन, मनुष्य या लोग अपनी चाहत या अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा को फुलफिल, पूरा करने के लिए, लोग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए विल डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर रहे हैं, द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, कुदरती जो वसाइल हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर रहे हैं। लोग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो अल्लाह ताला ने मतलब जो भी कुदरती वसाइल जो भी हैं या नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। एंड ड्यू टू हेट, इसके बाद ना यहाँ टू के बाद जो है ना वो हेट है, हेट नफरत वाला सही से लिखा गया इसमें। एंड ड्यू टू हेट, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, एंड ड्यू टू हेट, और नफरत की वजह से, टेररिज्म विल टेक प्लेस, क्या होंगे, आतंकवादी, विल टेक प्लेस, पनपेंगे, और किसकी वजह से, और जो नफरत होगी उसकी वजह से क्या होंगे, आतंकवादी पनपेंगे। 10 बोथ, दोनों के ही मतलब जो दोनों प्रकार हैं यही, विल सोजिज, इन्हीं के कारण, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या होगा, जो हमारा वर्ल्ड है वो ख़त्म होगा। देखो मतलब ये है, एक चीज़ है, मतलब ये कह रहे हैं कि फायर एंड आइस, फायर जो है, फायर का जी का जो अर्थ हो गया इच्छा से हो गया, और आइस का जो अर्थ हो गया नफरत से।
अब लोग इच्छा को पूरा करने के लिए तो अपने जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। और किसको? और दूसरा नंबर पर क्या है? नफ़रत। और नफ़रत जब लोग आपस में करेंगे तो आतंकवादी आएंगे। तो लिहाजा किस वजह से? आतंकवादी आएंगे। और क्या कहते हैं, उसके अलावा जो भी है ये नेचुरल रिसोर्सेज को जो लोग ख़त्म कर रहे हैं, ये दोनों ही वजह बनेगी। यानी आइस भी और फायर भी दोनों ही वजह से देश क्या होगा, मतलब हमारा जो वर्ल्ड होगा, हमारा जो संसार होगा, वो नष्ट होगा, ख़त्म होगा। नंबर 3 पर है जी टाइगर इन द जू। टाइगर बाघ इन द जू, चिड़ियाघर में। टाइगर इन द जू क्या है? बाघ चिड़ियाघर में। जू कहते हैं चिड़ियाघर को। द पोयम, ये पोयम टाइगर इन द जू, ये पोयम का नाम है ना, टाइगर इन द जू, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। इज कंपोज्ड, रचित है बाय लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस द्वारा। ठीक है, ये जो मतलब पोयम है टाइगर इन द जू, ये जो रचित है ये लेस्ली नॉरिस द्वारा रचित है। द पोयम, ये पोयम कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्क बतलाती है, ए टाइगर, एक वो टाइगर होता है इन द जू जो कि चिड़ियाघर में होता है, इन हिज केज, अपने पिंजरे में। ये जो पोयम है ये फ़र्क बतलाती है उस बाघ के बारे में जो कि चिड़ियाघर में होता है, इन हिज केज, अपने पिंजरे में। विद द, और दूसरा टाइगर, वो टाइगर इन इट इज़ नेचुरल हैबिटेट, जो कि अपनी प्राकृतिक पर्यावास में रहता है। ठीक है, यानी जंगल में। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावास में होता है जो, एक वो बाघ और एक वो जो कि पिंजरे में होता है चिड़ियाघर में। दोनों में क्या फ़र्क होता है? अब देखो दोनों का फ़र्क बतला रहे हैं। द टेक, यहाँ पर फुल स्टॉप ऐसे लगाना, बिल्कुल सही से लिखना है इसको अच्छे से करके। ऐसे ना हो कि बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मतलब जो वर्ड्स हैं उन्हें एक दूसरे के अंदर लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मिलाए जा रहे हैं। नहीं, खुला खुला बढ़िया से लिखना करके। द टाइगर, दोनों का फ़र्क सुनिए। द टाइगर, एक वो टाइगर कैन टेक ओनली द फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही कदम चल सकता है। नहीं, जो टाइगर जू में चिड़ियाघर में होता है, पिंजरे के अंदर होता है, द टाइगर, वो टाइगर कैन टेक ओनली द फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही कदम चल सकता है, इन हिज केज, अपने पिंजरे में। वे टाइगर जो अपने पिंजरे में होता है, चिड़ियाघर में होता है, वो कुछ ही कदम चल सकता है, बट मूविंग फ्रीली, लेकिन आज़ादी से। लेकिन दूसरा क्या होता है? वो आज़ादी से घूमता है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड हंटिंग, और शिकार करता है, एट हिज विल, जो इसका चाहता है, और जिसका चाहता है अपनी इच्छा से शिकार करता है। एक तो को तो पिंजरे में कैद कर दिया, वो पिंजरे में रहता है, कुछ ही कदम चल सकता है। दूसरा वो है कि जो कि आज़ादी से घूमता है, अपने हिसाब से, अपने इच्छा से शिकार करता है, हंटिंग, शिकार करता है। इट कन्वी, ये कविता द मैसेज, इस बात का मैसेज देती है, डेट द टाइगर, के बाघ इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा होता है। ठीक है, ये बाघ जो होता है, टाइगर जो होता है, वो जंगल का राजा होता है। ही बॉर्न फ्रीली, वो स्वतंत्र रूप में ही बर्न्स पैदा हुआ है। ठीक है, वी शुड नॉट केज इन देम, हमें उसे किसमें, हमें उसे पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। ये इस कहानी से हमें ये सबक मिला है। आपको हर कहानी से जो सबक मिलता है उसे बिल्कुल हाईलाइट करके, वी कैन, शुड नॉट, यानी हमें क्या करना चाहिए, यानी इट कन्वी में ये मैसेज, ये जो मतलब कविता है ये मैसेज देती है किस बात का, कि इसे, ये जंगल का राजा होता है, हमें इसे कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे आज़ादी से फिरने देना चाहिए। जो हाईलाइट होता है, जिसे सबक मिलता है, उसे हाईलाइट करो। देखो सेंट्रल आइडियाज़ में सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो भी कुछ सेंट्रल आइडियाज़ हो, चाहे जो भी हो, सबको ही आपको ऐसे करना है कि अच्छे से लिखना है, खोल खोल कर लिखना है। जो चीज़ें हाईलाइट है, पोएम, जैसे सेंट्रल आइडिया, बड़ा सा सेंट्रल आइडिया लिखा, फिर पोएम का नाम लिखा, फिर जब उसे लिखना शुरू करें सेंट्रल आइडिया को, तो उसके बाद जो चीज़ें उसमें हाईलाइट होने वाली उन्हें हाईलाइट करें, उन्हें अंडरलाइन करें, इस तरह से करके अंडरलाइन, जैसे मैसेज मिला हुआ है इसे अंडरलाइन करो बढ़िया से, ताकि उन्हें भी समझ में आए, जो एग्जामिनर है उन्हें कुछ भी ढूंढने में, कुछ भी तलाश करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और वो फिर आपको पूरे पूरे नंबर दे दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।